नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। मौजूदा स्थिति पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा में भी 1 चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर होगा चुनाव। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। मतगणना 4 अक्टूबर को। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। आईएमए ने शनिवार को देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा। कोलकाता हाईकोर्ट डॉक्टरों पर हमले को बताया ममता सरकार की बड़ी नाकामी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, निगरानी और सुरक्षा में मिलेगी मदद। में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। मनोज बाजपेयी की गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बीच स्वीडन के साथ पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का वेरिएंट। अफ्रीका के बाहर केस सामने आने पर WHO ने जताई चिंता। वैक्सीन समूह गावी ने जुटाए $500 मिलियन। तो लेंगे समाचार विस्तार से और बात करेंगे जन्नत में जमहूरियत के जश्न की। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। मतदान की तारीख 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर होगी, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मतदान की तारीख 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर होगी, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। Elections in J&K will be held in 3 phases. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. जम्मू कश्मीर में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 74 जनरल, 9 ST और 7 SC हैं। मतदाताओं की संख्या कुल 87.09 लाख है। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है। भाजपा चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है। तारीखों का जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है।
चुनाव ये एक स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहाँ पर होगा, कहाँ बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का स्वागत करती है। जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से इस चुनाव की तैयारी कर रही थी। पार्टी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा लोकतंत्र के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। 3 फेजेस में जो उन्होंने कहा 18, 25 और 1 तारीख को यहाँ अंजाम दिया जाएगा। 4 तारीख को काउंटिंग होगी। मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक डायरेक्शन थी, जो पहले से ही कमिटमेंट थी कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में हाउस बनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। अच्छी पार्टी अच्छे मैनिफेस्टो को और अच्छे नुमाइंदों को चुन के भेजें, ताकि हाउस बनने के बाद में हम स्टेट रेस्टोर करने की अपनी लड़ाई जारी रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी, जिसमें हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। भारत की तस्वीरें दुनिया को चकित करने वाली थी। इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में घाटी के लोगों ने हिंसा को नकार दिया था। जम्मू कश्मीर की आवाम अब बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में मतदान की लंबी कतारें इस बात का प्रमाण रहीं कि वहां के लोगों ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना। जम्मू कश्मीर से डीडी न्यूज के लिए ऋषि कुमार की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा की 90 सीटों पर एक चरण में मतदान करवाया जाएगा। चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को जारी होंगे। Last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. और अब बात झारखंड में लाल आतंक पर नकेल की। केंद्र सरकार की कोशिशों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से झारखंड समेत देश भर में नक्सलवाद और नक्सलियों का तंत्र सिकुड़ता जा रहा है। कल तक जिस झारखंड में नक्सली सत्ता और शासन को चुनौती देने का दंभ भरते थे, वे आज भागे फिर रहे हैं। देखते हैं झारखंड में नक्सलियों की सिमटती जमीन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिवाकर कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में नक्सलियों की खिसक रही है जमीन। खिसकती जमीन से नक्सली बेहाल। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को पहुंचाया बैकफुट पर। झारखंड में पिछले 5 वर्षों में 1983 नक्सली हुए गिरफ्तार। झारखंड में 46 नक्सली हुए मुठभेड़ में ढेर। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से 875 हथियार किए बरामद। कई बड़े नक्सलियों समेत 95 ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। सुरक्षा बलों ने 2083 आईईडी बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में करीब 1900 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कई हाई प्रोफाइल नक्सलियों ने यहां पर आत्मसमर्पण किया है और उसकी संख्या 95 है।
झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नक्सली बैकफुट पर हैं। पुलिस महानिदेशक ने बचे खुचे नक्सलियों के सफाई के लिए जिले के पुलिस अधीक्षकों को टास्क सौंपा है और उनके अर्थतंत्र को खत्म करने की हिदायत दी है। हमारा झारखंड 90% अब नक्सल से क्लियर हो चुका है। जो बाकी 10% बचा है वो चुनिंदा पॉकेट्स में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन एरिया खाली हो चुके हैं वहाँ की फोर्सेस को निकाल करके हम उन एरिया में डालें जहाँ पर अभी भी इन लोगों की प्रेजेंस है। इधर झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक अभियान एबी होमकर ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के थिंक टैंक पर बड़ा प्रहार करते हुए साल 2020 से अब तक 1893 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल हैं। इस अवधि में 46 नक्सली मुठभेड़ में ढेर भी हुए। तो अगर 2020 से हम लोग अगर देखते हैं जनवरी 2020 से, तो अभी तक जो कुल अरेस्टिंग माओवादियों की हुई है वो 1893 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। नक्सल रोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों का फोकस राष्ट्र विरोधी तत्वों के आपूर्ति चेन को ध्वस्त करने का भी रहा है, ताकि उन्हें शस्त्रहीन किया जा सके। श्री होमकर ने बताया कि अभियान के क्रम में नक्सलियों के पास से 875 हथियार और 2000 से अधिक आईईडी भी बरामद किए गए हैं। इनके दस्तों को पूरी तरह से शस्त्र विहीन करें। इनकी सारी जो सप्लाई नेटवर्क्स है, चाहे वो आर्म्स एमिनिशन की हो, चाहे वो एक्सप्लोजिव्स को हो, उसको ध्वस्त किया जाए। साथ ही साथ जो वेपन्स उनके पास में है उनको हम लोग जब्त करें। सुरक्षा बलों ने सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए दूर दराज के इलाकों में जहां विकास कार्यों को गति देने में सहयोग किया, वहीं लोगों को नक्सलियों के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए उन्हें जागरूक करने के साथ ही उनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाया। श्री होमकर ने बताया कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों में 95 शीर्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अगर 2020 से हम कहेंगे तो अभी तक 95 ऐसे जो शीर्ष माओवादी है उनके द्वारा झारखंड पुलिस और संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आईजी ऑपरेशन ने बताया कि राज्य में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। पारसनाथ, कोल्हान और सारंडा के कुछ पॉकेट हैं जहां ये राष्ट्र विरोधी तत्व अब सीमित है और अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज सिकुड़ गई है, बहुत कम क्षेत्र में है। थोड़ा बहुत जो है पारसनाथ लुगू का जो क्षेत्र है उसमें छोटी सी कुछ गतिविधि है, कुछ गतिविधि थोड़ी सी जो है लातेहार के क्षेत्र में है। और इसके अलावा अभी जो मुख्य रूप से जो चुनौती है वो हमारी कोल्हान और सारंडा की है। पुलिस और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से झारखंड से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं और जनता भी उनकी सच्चाई जान चुकी है। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कामयाबी मिली है और बूढ़ा पहाड़ जैसे उनके महफूज समझे वाले ठिकाने भी अब ध्वस्त हो चुके हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में भी बुलेट पर बैलेट हावी दिखा और लोगों ने बेखौफ होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर यह साबित किया कि अब झारखंड में फिजा बदल चुकी है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार झारखंड में चलाए जा रहे ऑपरेशंस का यह नतीजा है कि झारखंड के कई दुर्गम इलाके जहां पर आज तक नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, वो चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या सारंडा के कई इलाके हो, वो एक तरीके से मुक्त हुए हैं और झारखंड में नक्सली अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो आगे हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे हथकरघे से आ रही है आत्मनिर्भरता, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात मध्य प्रदेश के हथकरघे की। तो जब हम सेहत से जुड़ी बात करते हैं तो अमूमन खाने पीने की चीज़ों का ही ख्याल आता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ ख़ास कपड़े पहनने से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं तो आप भी थोड़े हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है। जबलपुर की एक संस्था द्वारा ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो आपको त्वचा से संबंधित कई तरह के रोगों से दूर रख सकते हैं और इसीलिए इन्हें कहा गया है औषधि युक्त कपड़े। अब तक आपने औषधीय तत्वों और औषधीय पदार्थों से सेहत के लिए होने वाले फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं अब औषधीय कपड़े भी तैयार हो रहे हैं और वो कपड़े भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में ये कपड़े बन रहे हैं और कौन ये मानव सेवा का काम कर रहा है, ये रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये कपड़े कोई साधारण कपड़े नहीं हैं, बल्कि खादी हथकरघा से तैयार औषधि युक्त कपड़े हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से प्रतिभा स्थली के चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की बहनें इन औषधि तत्वों युक्त कपड़ों को तैयार करती हैं। ये ऐसे कपड़े हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। यहाँ खादी के सामान्य कपड़ों को औषधि के रंगों से रंगा जाता है, जैसे हल्दी, मेहंदी, अनार, टेसू के फूल और नीम। समिति द्वारा अन्य प्राकृतिक फलों और पुष्पों से रंग प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं जो इतने पक्के होते हैं कि जल्दी खराब नहीं होते। खादी से बने कपड़ों को मजबूती देने के लिए चावल का माड़, इमली के बीज का माड़ का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से रंगे होने की वजह से ये कपड़े पसीने और प्रदूषण से होने वाले त्वचा रोगों से भी बचाव करते हैं, क्योंकि ये कपड़े शरीर में आने वाले टॉक्सिन्स को शोषित कर लेते हैं। नीम के पत्तों के रंग बनाते हैं, तो नीम के रंग से जब उस वस्त्र को रंगा जाता है तो उसमें नीम के सारे औषधीय गुण उस वस्त्र में भी आ जाता है और वो हमारे शरीर पर रहता है। तो वो नीम के जो गुण है वो अपने आप इस त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। कि ये कपड़ा जब बनकर तैयार होता है और तैयार होने के बाद उसे नीम की पत्तियों का उबाल करके और उसका एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है और फिर उस एक्सट्रैक्ट में जैसे ही कपड़ा डाला जाता है और थोड़ी ही देर में वो रंग से युक्त होता है और फिर फिटकरी आदि चीज़ों के साथ में उसे गुजार कर उन प्रक्रिया से गुजार करके रंग को पक्का किया जाता है। खास बात यह है कि इस प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली बच्चियों को भी 8वीं क्लास से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिभा स्थली के हथकरघा में 8वीं क्लास से ही छात्राओं को हैंडलूम से संबंधित शिक्षा दी जाती है और उन्हें हथकरघा में प्रशिक्षण दिया जाता है। 12वीं क्लास आते आते छात्राएं साड़ी बनाना तक सीख लेती हैं। छात्राओं का कहना है कि अगर शिक्षा के साथ साथ श्रम करने की भी शिक्षा मिले तो आत्मनिर्भर बनना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रशिक्षण उनके जीवन में निश्चित तौर पर काम आएगा। हम लोगों को कक्षा 8वीं से 12वीं तक हम लोगों को हर दिन 2 कालांश हथकरघा के होते हैं, जिसके तहत भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके, क्योंकि आज हर जगह लौकिक ज्ञान मिल रहा है लेकिन ये ज्ञान अब लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को हर दिन ये नई चीज़ से जोड़ा जाता है। प्रतिभा स्थल की सदस्यों का मानना है कि देश को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, बल्कि लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित भी करना है। इसलिए प्रतिभा स्थली में हथकरघा के जरिए कपड़ों को तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा तब तक हमें इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और बिना आत्मनिर्भर हुए ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। औषधीय कपड़े बनाने की ये विधा न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त कर रही है, बल्कि ये विधा देश और दुनिया तक आने वाले कई वर्षों तक पहुंचे, इसलिए आने वाली पीढ़ी को भी सिखाकर एक महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है।
जबलपुर से मेरे सहयोगी धीरज शाह के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज भोपाल। तो सेहत के साथ साथ आत्मनिर्भरता का भी पर्याय बन रहे हैं औषधि युक्त कपड़े। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और अब बात राजस्थान में बारिश के कहर की। राजस्थान में भारी बारिश को लेकर 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 2 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बारिश का कहर, राजस्थान में बाढ़ से त्राहिमाम। राजस्थान में तेज बारिश और जल भराव से त्रस्त हैं लोग। लगातार बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी। राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर होगा एक्टिव। अगस्त का आधा महीना बीत गया है, लेकिन वडोदरा में बरसात का दौर जारी है। तेज बरसात की वजह से कई जगहों पर बाढ़ सी स्थिति बनाई है, कई जिले जलमग्न हो गए हैं। अब मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के बजाय पश्चिमी क्षेत्रों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से तेज बारिश और जल भराव ने लोगों को परेशान कर दिया है। लगातार बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहरों की कॉलोनियों और बाजारों में जल भराव से आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है, जिससे घंटों तक यातायात प्रभावित हुआ है। अतिवृष्टि के चलते नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बूंदी के हिंडौली में 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बीकानेर के कोलायात में 172 मिलीमीटर पानी बरसा है। जैसलमेर के कई इलाकों में कल देर रात से दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हुई, तो वहीं बारां जिले में भी पिछले 2 दिनों में भारी बारिश से न केवल जनजीवन प्रभावित है, वहीं खेतों में पानी भरने से हजारों बीघा फसल खराब हो गई है।
भारी बारिश के कारण कई गांव पानी भरने से टापू में तब्दील हो गए हैं। कई जगह पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीमों ने निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पानी भरने से कई गांवों का पंचायत मुख्यालयों से भी संपर्क टूट गया है। बारा शहर के पास श्यामपुरा तालाब की पाल टूटने से आसपास के गांवों के करीब 2,500 से 3,000 बीघा फसलें खराब हो गई हैं। वो जो परिसंचरण तंत्र पिछले एक सप्ताह से उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, फिलहाल अब यह धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी, कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश यदि देखें तो 220 mm हिंडोली बूंदी में रिकॉर्ड हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कोलायत में भी वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अब अगले और इसके साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।